हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो ये लेक्चर नंबर 49 है फ्रॉम द सेम चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एच सी वर्मा, जो कि हम थियोरेटिकल लेक्चर्स पढ़ रहे थे और 3 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर दिया है इस रिगार्ड में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो। और बेसिकली ये चैप्टर 9 क्या है, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन। तो ये उसी डायरेक्शन में लास्ट थियोरेटिकल लेक्चर है, दैट इज लेक्चर नंबर 4। इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो चलो गाइज, ये लास्ट थियोरेटिकल लेक्चर पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, वो है इलास्टिक कोलिशन इन वन डिमेंशन। तो इसके लिए मैं एग्जांपल अगेन एक रखूँगा आपके पास, दैट इज़ अगेन मान लो कि सेम हमारे पास 2 बॉडी है। ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं एग्जांपल इससे मिलता जुलता, बट यहाँ पे हम थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे। तो ये 2 बॉडी है हमारे पास। जो पहला बॉडी है उसकी मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। दिस इज सपोज करो a बॉडी है एंड दिस इज b है। और ये m जो मूव कर रहा है m1 विथ वेलोसिटी v1 और m2 जो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v2। दीज आर बेसिकली इनिशियल वेलोसिटीज़। इनिशियल वेलोसिटीज़ m1 और m2 मास का है ये। और इनिशियली क्या मैं सपोज कर रहा हूँ दैट v1 इज़ ग्रेटर देन v2, तभी तो जाके कोलिशन होगी। अगर v1 बड़ा होगा v2 से तभी कोलिशन होगी। तो इतनी बात तो हमें समझ में आती है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अभी क्या होगा कि अगेन अभी देखो, मैं फिजिकली इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि कोलिशन कैसे प्रोसीड करेगी। तीनों ही केस बताया था मैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड पार्शियल इलास्टिक। तो उसको मैं वापस से यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, आप प्लीज पिछला लेक्चर देख लो एक बारी। तो ये जो पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज इलास्टिक कोलिशन इन वन डिमेंशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटीज v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली ऑफ मासेस m1 एंड m2 ऐसा है। और ये सपोज करो कि कोलिशन के बाद जो वेलोसिटीज़ हो गई m1 और m2 मास की, वो बेसिकली मैं क्या ले रहा हूँ, v1 डैश ले रहा हूँ m1 का और v2 डैश ले रहा हूँ m2 का। ये सपोज करके चल रहा हूँ मैं। दीज आर बेसिकली माई एजम्पशंस। तो यहाँ से सबसे पहले हमें पता है क्या, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा ही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं बोलूँ तो ये क्यों एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हस्तक्षेप नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो एक्सटर्नल फोर्स के बिना यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा ही होगी। ये भी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो अभी मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, दैट इज़ m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2 दैट विल बी इक्वल टू वॉट, m1 v1 डैश प्लस ऑफ m2 v2 डैश। ये होगा हमारे पास। अभी मैं m1 को एक जगह लाऊँ लेफ्ट में तो क्या होगा हमारे पास, v1 माइनस ऑफ v1 डैश। m1 को कॉमन ले लिया मैं। सिमिलरली इधर m2 को कॉमन लूँगा तो क्या होगा, v2 डैश माइनस ऑफ v1 डैश, लाइक दिस। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। अभी दूसरी चीज़ मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये कोलिशन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल और फाइनल सेम होगा। ये भी मैं बता चुका हूँ। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में सेम करूँ, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा यहाँ पे, तो क्या लिखूँगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ m2 v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ये होगा हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व होगा, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे वापस से। वैसे मैं पिछले लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से बताया हूँ। इसलिए होगा क्योंकि ये बॉडी कम्प्लीटली इलास्टिक है। तो एक बारी जब वो टकराएगी तो वापस अपना शेप रीगेन करेगा। तो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उस बॉडी में, टकराने के बाद वो बेसिकली कम्प्लीटली रिलीज हो जाएगी बॉडी। तो वापस से वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। यहाँ से हाफ ऑफ बेसिकली कैंसिल आउट हो गया। अगेन आप m1 को एक तरफ लेकर आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो दैट विल बी v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 डैश स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू m2, और कितना होगा, v2 डैश स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर। ऐसा होगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर आप इसको, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे, और कंपेयर नहीं बल्कि आप क्या करो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ। ऐसे मैंने नंबरिंग कर दिया यहाँ पे। तो इन तीनों इक्वेशन में अगर आप 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन को देखो, तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करूँ सेकंड इक्वेशन से, यहाँ पे देखो, तो ये बेसिकली इसके टर्म्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। देखो m1 दिस इज v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 डैश स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस ऑफ v स्क्वायर दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस ऑफ b। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक अलजेब्रा है। a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस ऑफ b एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम है, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। सो दैट इज a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस ऑफ b, लाइक दिस। तो अभी इसको आप यहाँ से डिवाइड करोगे, इस वाले टर्म को देखो, इस वाले टर्म को ऐसे यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने, m1 v1 माइनस ऑफ v1 डैश कर दिया ऐसे। और सिमिलरली यहाँ पे क्या डिवाइड कर दिया, m2 v2 डैश माइनस ऑफ v1 डैश, ऐसा डिवाइड कर दिया। ये बेसिकली v2 डैश माइनस ऑफ v2 है, दिस इज v2 डैश माइनस ऑफ v2, दिस इज नॉट डैश। तो यहाँ से आप इसको
इरेज कर दो दिस वन। ये आप एक बार देख लेना प्लीज़, मेरे से थोड़ी गलती हो गई है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। m1v1 प्लस ऑफ m2v2 इज इक्वल्स टू m1v1 डैश प्लस ऑफ m2v2 डैश था, तो आप जस्ट m1 को एक तरफ लेकर गए और m2 को एक तरफ लेकर गए हो। तो देखो इस m2 के साथ v2 और v2 डैश है, तो मैं राइट हैंड साइड में रख रहा हूँ तो v2 डैश माइनस ऑफ v2 होगा। तो यहाँ पे भी v2 डैश माइनस ऑफ v2 है, यहाँ पे भी v2 डैश माइनस ऑफ v2 होगा, ये डैश नहीं होगा। दिस इज v2 डैश माइनस ऑफ v2। तो यहाँ से दिस वन कैंसिल आउट हो गया एंड दिस वन कैंसिल आउट हो गया, m1 भी कैंसिल आउट हो गया, m2 भी कैंसिल आउट हो गया। वेल तो यहाँ से देखोगे तो हमारे पास क्या आया निकल कर, वेल यहाँ से आया v1 प्लस ऑफ v1 डैश दैट इज इक्वल्स टू v2 डैश प्लस ऑफ v2, ये निकल कर आया। तो इसको मैं रीअरेंज करूँ दैट विल बी v1 माइनस ऑफ v2 इज इक्वल्स टू v2 डैश माइनस ऑफ v1 डैश, ये आया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये सपोज करो ब्लॉक m1 है और ये ब्लॉक m2 है, या बॉडी बोल लो आप इसको। इनिशियली दोनों v1 और v2 से मूव कर रहे थे और v1 हमारे पास बड़ा था v2 से, मतलब क्या कि m1 अप्रोच कर रहा था m2 को। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालोगे दैट इज v1 माइनस ऑफ v2 आप निकालोगे तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली अप्रोचिंग वेलोसिटी है जिससे एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं इस टर्म को, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द टू बॉडीज, ऐसा आप बोल लो। दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सिमिलरली आप फाइनल वेलोसिटीज देखोगे, अगर दिस इज m1 एंड दिस इज m2, आप अगर फाइनल वेलोसिटीज देखोगे यहाँ से, सो ये क्या होगा, v1 डैश होगा और ये v2 डैश होगा। बट यहाँ पे क्या है, v1 डैश छोटा है, v2 डैश बड़ा है। मतलब अभी क्या हो रहा है, अब जब आप v2 डैश माइनस ऑफ v1 डैश निकालोगे तो ये क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे अगर आप देखो तो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अब कम हो गई। दिस इज बेसिकली लेसर देन दिस, मतलब ये ज़्यादा तेज़ जा रहा है और ये धीरे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, सेपरेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे एक ये कमाल की चीज़ है इलास्टिक कोलिशन इन वन डिमेंशन के केस में, कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों इक्वल होती है। तो ये आपको एक याद रखने वाली चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे हमारा दूसरा टारगेट क्या है, इसके अलावा एक तो ये हमने प्रूव कर दिया, अभी एक दूसरा टारगेट क्या है कि जनरली आपको इनिशियल वेलोसिटीज़ मालूम होती है, दिस v1 दिस v2 एंड दिस m1 m2 आर बेसिकली नोन, ये आपको नोन है। आपको अननोन क्या है, वेल v1 डैश और v2 डैश। फाइनल वेलोसिटीज अननोन है जिससे ये पार्टिकल एक दूसरे को सेपरेट करेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो v2 डैश और v1 डैश है जिससे आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालोगे वो अननोन है। तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट है वो बेसिकली v1 डैश और v2 डैश निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालें, तो देखो इसको निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो इस इक्वेशन को मैं अज्यूम करता हूँ, दिस इज फोर्थ इक्वेशन, और हमारे पास एक इक्वेशन पहले से है दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करके देखो कैसे निकालते हैं v1 डैश एंड v2 डैश। तो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, दैट इज m1v1 प्लस ऑफ m2v2, दिस इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू m1v1 डैश प्लस ऑफ m2v2 डैश। ये हुआ हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 का यूज करके हमें v1 डैश एंड v2 डैश निकालना है। तो v1 डैश निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन 4 पे m2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसको बेसिकली ये जो हमारे पास आया उसको इक्वेशन 1 से माइनस कर दे रहा हूँ, लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाय m2। ये चीज़ मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको यूटिलाइज करने के बाद देखो क्या होता है, वेल यहाँ पर मैं इसको लिखूँ अगर यहाँ पे, तो सबसे पहले आप इक्वेशन 4 में m2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज m2v1 माइनस ऑफ m2v2, ये होगा दैट इज इक्वल्स टू m2v2 डैश माइनस ऑफ m2v1 डैश। ये आया हमारे पास निकल कर। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो दैट इज m1v1 प्लस ऑफ m2v2, ये हुआ माइनस ऑफ m2v1 एंड दैट इज माइनस माइनस प्लस ऑफ m2v2, ये हुआ। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखो आप तो m1v1 डैश प्लस ऑफ m2v2 डैश आया अपने पास, दैट माइनस ऑफ m2v2 डैश आया, माइनस माइनस प्लस ऑफ m2v1 डैश आया, ये आया अपने पास। तो यहाँ पे आप देखो तो m2v2 हमारे पास ऐड हो रहा है, तो दैट इज़ 2m2v2 हमारे पास हो गया एंड इसमें से v1 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हुआ, m1 माइनस ऑफ m2 हुआ। ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड की कहानी। राइट हैंड साइड में देखो तो m2v2 डैश और m2v2 डैश ये कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, और यहाँ से क्या आ रहा है, m1 प्लस ऑफ m2 इंटू v1 डैश आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास राइट हैंड साइड से। तो यहाँ से अगर आप देखो तो v1 डैश को मैं कितना लिख सकता हूँ, वेल v1 डैश को मैं लिख सकता हूँ सीधा m1 माइनस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, ये हुआ मल्टीप्लाइड बाई वॉट, दैट इज़ v1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 and multiplied by what, v2, that is equals to what, v1 dash।
ये हमारे पास v1 डैश निकल कर आ गया। तो इसको मैं इक्वेशन कितना कंसिडर करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 5 कंसिडर करता हूँ, जिसमें हमारा v1 डैश आया निकल कर। अभी v2 डैश देखो कैसे निकालेंगे। वेल v2 डैश निकालने के लिए आप क्या करो, जो इक्वेशन 4 था हमारे पास उसको आप m1 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको ऐड कर दो इक्वेशन 1 में, देन यू विल गेट v2 डैश। तो देखो हमारे पास इक्वेशन 4 क्या था, वेल v1 माइनस ऑफ v2 दैट इज इक्वल्स टू v2 डैश माइनस ऑफ v1 डैश, ये हमारे पास था इक्वेशन 4। इसमें आपको m1 मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज m1 v1 माइनस ऑफ m1 v2 दैट इज इक्वल्स टू m1 v2 डैश माइनस ऑफ m1 v1 डैश। ये आ गया अपने पास m1 मल्टीप्लाई करने के बाद। इक्वेशन 1 क्या था अपने पास, m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2 दैट इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस ऑफ m2 v2 डैश। ये था अपने पास इक्वेशन 1 दैट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो सबसे पहला टर्म क्या हो गया, 2m1 v1 प्लस अगर आप v2 को कॉमन लो क्या आएगा अपने पास, m2 माइनस ऑफ m1 आएगा, बिकॉज हमें ऐड करना है। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो m1 v1 डैश ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आएगा m1 प्लस ऑफ m2 एंड दैट इज़ v2 डैश, ये आएगा अपने पास। तो यहाँ से अगर आप v2 डैश को लिखोगे तो क्या आएगा, वेल 2m1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 दैट मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस ऑफ m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 लाइक दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई v2 एंड इसको मैं इक्वेशन 6 कंसिडर कर लेता हूँ। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 जो हमारे पास निकल कर आई है वो बेसिकली हमें v1 डैश और v2 डैश दे रहा है। अभी देखो हम इसका यूटिलाइज किस चीज़ में करते हैं, उन दोनों इक्वेशंस का बेसिकली हम यूटिलाइज स्पेशल केसेस में करेंगे। हम अभी 2 स्पेशल केसेस बेसिकली देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनको वापस से यहाँ पे लिख लेता हूँ, व्हाट इज v1 डैश एंड व्हाट इज v2 डैश। तो बेसिकली ये अपने पास v1 डैश और v2 डैश है जो हमने पहले निकाला। तो अभी इन दोनों का यूज़ करके देखो हम स्पेशल केसेस कैसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्पेशल केसेस है अपने पास वो है इलास्टिक कोलिशन बिटवीन अ हैवी बॉडी एंड अ लाइट बॉडी। हैवी बॉडी और लाइट बॉडी के बीच की कोलिशन को हमें देखना है। तो यहाँ पे भी 2 केसेस हो सकती हैं। सबसे पहला केस क्या, जब आप m1 को हेवी मान रहे हो m2 से, और दूसरी केस क्या, जब आप m2 को हेवी मान रहे हो m1 से, लाइक दिस। मतलब एक बार मान रहे हो कि जो हैवी बॉडी है, जो पहला केस है m1 वो हैवी बॉडी है, वो लाइट बॉडी को जाके टक्कर मार रहा है, और दूसरी बार केस क्या मान रहे हो आप कि लाइट बॉडी जो है वो हैवी बॉडी को जाके टक्कर मार रहा है, ऐसा। ये इस केस में हैवी है सेकेंड केस में, और ये लाइट है, और यहाँ पे इस केस में क्या है, ये लाइट है और ये बेसिकली हैवी है, ऐसा मान रहे हो। मतलब ये दोनों केसेस आप देख रहे हो, एक बार हैवी बॉडी लाइट बॉडी को जाके मार रहा है, एक बार लाइट बॉडी हैवी बॉडी को जाके मार रहा है, ऐसा ये 2 केस इलास्टिक कोलिशन की। तो सबसे पहले वाले केस में जब m1 ग्रेटर देन m2 है तो वहाँ से आप कोफिशिएंट्स यहाँ पे देखो, जो v1 का कोफिशिएंट है और जो v2 का कोफिशिएंट है, दोनों में v1 डैश में v2 डैश में, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ईजिली निकल कर आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो जब m1 ग्रेटर देन m2 है तो जो पहला कोफिशिएंट है दैट इज m1 माइनस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, ये क्या हो जाएगा, फिर देखो ये काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी छोटा है, तो ऊपर तो सिर्फ m1 रह गया क्योंकि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ऊपर सिर्फ m1 रह गया, नीचे भी वापस m2 है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, सिर्फ m1 रह गया, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये हो गया आप सबसे पहला वाला अपने पास। दूसरा क्या है, दूसरा है 2m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, ये है। तो m2 काफ़ी छोटा है, m1 काफ़ी बड़ा आपके पास, तो ये तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गया। किसी भी बहुत बड़े चीज़ के साथ डिवाइड करोगे दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, ये आ गया। अभी दूसरे में देखोगे आप तो v2 डैश के केस में 2m1 अपॉन m1 प्लस fm2 आ गया। तो यहाँ पे m1 काफ़ी बड़ा है, m2 काफ़ी छोटा है, तो 2m1 अपॉन m1 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। सिमिलरली यहाँ पे m2 माइनस ऑफ m1 देखोगे अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 आप देखोगे तो यहाँ से क्या होगा, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो इसको, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -1, ये -1 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो v1 डैश यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू v1 लिख सकता हूँ, और v2 डैश क्या लिख सकता हूँ, वेल v2 डैश जो लिख सकता हूँ दैट इज़ 2v1 माइनस ऑफ v2 लिख सकता हूँ यहाँ से। तो ये अपने पास आया कि v1 डैश इज इक्वल्स टू v1 एंड v2 डैश इज इक्वल्स टू 2v1 माइनस ऑफ v2। किस केस में, पहले केस में जब हैवी बॉडी लाइट बॉडी को जाके मार रहा है, ये ध्यान रखना। सबसे पहला जो मैं केस लिया हूँ दैट इज़ हैवी बॉडी है वो लाइट बॉडी को जाके मार रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, जो हैवी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है दैट इज़ नथिंग बट v1 डैश, तो v1 डैश उसकी इनिशियल वेलोसिटी के ही इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हैवी बॉडी जिस स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा था लाइट को मारने के लिए, उसी स्पीड से वो फाइनली भी मूव करेगा आफ्टर हिटिंग द लाइट बॉडी। लाइट बॉडी को हिट करने के बाद भी जो हैवी बॉडी है उस सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो काफ़ी हैवी है लाइट के कंपैरिजन में, लाइट बॉडी के कंपैरिजन में। अभी ये दूसरे केस जो है v2 डैश को, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप v2 को 0 मान लो।
आप मान लो कि इनिशियली जो सेकंड बॉडी थी हमारे पास m2 वो 0 वेलोसिटी पे थी, तो जब लाइट बॉडी रेस्ट पे थी और जो हैवी बॉडी है वो v1 वेलोसिटी से बढ़ रहा था उसकी ओर और उसने उसको टक्कर मारा, तो यहाँ पे दिख रहा है v2 0 करने के बाद v2 डैश क्या हुआ 2v1, तो वो फ्लाई अवे हो जाएगा विथ ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉडी। हैवी बॉडी की जितनी वेलोसिटी थी उससे दुगनी वेलोसिटी से ये फ्लाई कर जाएगा, मतलब उतनी तेज़ी से ये दूर भाग जाएगा जो लाइट बॉडी है अपने पास। तो ये कुछ ऐसा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छी फिजिकली आपको सिग्निफिकेंस दिख रही है यहाँ पे इन सब मैथमेटिक्स को यूज़ करने के बाद, कि जब हैवी बॉडी लाइट बॉडी को मारेगा तो हैवी बॉडी तो सेम स्पीड से ही मूव करेगा, उसकी स्पीड को कुछ नहीं होने वाला है। बट लाइट बॉडी जो है अगर इनिशियली रेस्ट पे था वो लाइट बॉडी, तो वो हैवी बॉडी से दुगनी स्पीड से जाएगा वो उससे दूर, मतलब एकदम फ्लाई अवे कर जाएगा, बहुत ही तेज़ी से जाएगा हैवी बॉडी के कंपैरिजन में। तो ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस था। वही अभी सेकंड केस अगर देखें हम, तो अगर सेकंड केस आप देखो दिस m2 इज ग्रेटर देन m1, मतलब लाइट बॉडी किसी हैवी बॉडी को जाकर मार रहा है, तो वहाँ पे अगर अगेन कोफिशिएंट्स आप निकालो तो सबसे पहला क्या था m1 माइनस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 ये था। अभी मैंने क्या माना है कि ये m2 बड़ा है और इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो इसको नेग्लेक्ट करने के लिए ये क्या हो गया, दिस इज -1। सिमिलरली 2m2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 देखो तो m2 काफ़ी बड़ा है और m1 काफ़ी छोटा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से v1 डैश जो आएगा वो कितना आएगा अपने पास, दैट इज़ माइनस ऑफ v1 प्लस ऑफ 2v2 आएगा। और सिमिलरली आप v2 डैश के कोफिशिएंट को देखो तो सबसे पहला क्या है 2m1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 है, तो यहाँ पे m1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, काफ़ी छोटा है, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। सिमिलरली m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 को देखोगे तो m2 काफ़ी बड़ा है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से देखोगे तो v2 डैश इज इक्वल्स टू v2 हुआ हमारे पास दिस वन, और यहाँ से ये हुआ अपने पास। तो यहाँ से सबसे पहले आप v2 डैश मतलब हैवी बॉडी को देखो तो हैवी बॉडी के स्पीड में कुछ फ़र्क नहीं आई। अगर लाइट बॉडी उसको जाकर मारता है तो हैवी बॉडी बेसिकली इनिशियली v2 वेलोसिटी से जा रही थी, तो बाद में भी वो v2 डैश यानी कि v2 वेलोसिटी से ही जाएगी, बिकॉज v2 डैश और v2 इक्वल है, उसकी वेलोसिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर लाइट बॉडी उसको आकर मारती है। तो अभी ये पहले केस को और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि v2 को 0 मान रहा हूँ, v2 0 मान रहा हूँ, मतलब हैवी बॉडी रेस्ट पे था इनिशियली और लाइट बॉडी एक वेलोसिटी v1 से आया और उसको मारा। तो यहाँ से देखो जब v2 को आप 0 करोगे तो v1 डैश कितना होगा, v1 डैश इज माइनस ऑफ v1, मतलब जिस स्पीड से मारा है लाइट बॉडी हैवी बॉडी को जब हैवी बॉडी रेस्ट है तो उसी स्पीड से वो टकरा के बाउंस बैक कर गया है v1, बट बाउंस बैक किया तो इसलिए माइनस ऑफ v1 आया यहाँ पे, क्योंकि वापस चला गया वो v1 से आया और उसी स्पीड से टकरा के वापस चला गया वो ऐसा। तो ये आप ऐसा देखोगे कि बॉल को जब आप दीवार पे ऐसे मारते हो, वॉल पे आप बॉल को जैसे ही मारे तो वापस बाउंस बैक किया वो, तो कुछ सिमिलर सा केस आप यहाँ पे समझ सकते हो कि वॉल जो है वो बेसिकली बहुत हैवी है इन कंपैरिजन टू बॉल, तो आप बॉल को जैसे ही दीवार पे मारे तो वैसे ही बाउंस बैक किया विद द सेम वेलोसिटी, जस्ट नेगेटिव ऑफ दैट v1, वही यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे कब है जब हैवी बॉडी रेस्ट पे है, तो मैंने एक स्पेशल केस लिया है, स्पेशल केस के अंदर ही एक स्पेशल केस लिया है ताकि आपको फिजिकली ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इम्प्लीकेशन कि जब एक लाइट बॉडी हैवी बॉडी को मारता है तो क्या होता है और जब एक हैवी बॉडी लाइट बॉडी को मारता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे इन दोनों केसेस को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया होगा गाइस। फिर भी अगर कुछ आपके दिमाग में कुछ शंका है तो आप कमेंट करो, मैं वहीं पे जवाब दूंगा आपको, या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अभी चलो नेक्स्ट स्पेशल केस देखते हैं। जो नेक्स्ट स्पेशल केस है वेल है कि इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास। तो यहाँ से जब आप दोनों बॉडीज़ की मास इक्वल ले लोगे, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा यहाँ पे, तो कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करोगे तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2। और यहाँ से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, वेल ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से काफ़ी सिंपलिक तरीके से आप देख सकते हो दैट v1 डैश विल बी इक्वल टू v2 एंड v2 डैश विल बी इक्वल टू v1, ये आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से देखो आप अगर देखोगे दिस इज़ व्हाट m1 एंड दिस इज़ व्हाट m2। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी v1 थी, इसकी v2 थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 डैश थी, इसकी v2 डैश थी। तो यहाँ से ये बोला जा रहा है कि v1 डैश जो हो गया वो v2 को इक्वल हो गया और जो v2 डैश है वो v1 के इक्वल हो गया। मतलब क्या, इन्होंने स्पीड्स को आपस में इंटरचेंज कर लिया, मतलब जो इनिशियली v1 वेलोसिटी से जा रहा था वो बाद में v2 डैश से जाएगा, तो आपस में इन्होंने वेलोसिटीज़ को इंटरचेंज कर लिया जब दो बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था गाइस, इसको भी गौर से देखना। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बात आती है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन की इन वन डिमेंशन। तो सिमिलरली हम इसके लिए भी वही दोनों मास कंसिडर करते हैं m1 और m2, और मैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन को भी बहुत ही अच्छे से फिजिकली बता चुका हूँ। तो इनिशियली वही मानते हैं कि ये v1 से जा रहा है और ये v2 से जा रहा है, बाद में कोलिशन हुई इनइलास्टिकली दोनों के बीच में। तो इनइलास्टिक कोलिशन में क्या होगा कि वो दोनों बॉडी एक दूसरे पे चिपकी रह जाएगी ऐसे m1 m2, और उसके बाद ये कॉमन वेलोसिटी v से चलेगी, दोनों में ऐसे अटैच रहेगी और कॉमन वेलोसिटी v से फिर आगे की मोशन होगी यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन में। ये कैसे होगी वो मैं पिछले वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुका हूँ।
तो यहाँ पे अगेन आप जब यूज़ करोगे सबसे पहला तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या होगा m1v1 प्लस ऑफ m2v2 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली m1 प्लस m2 इंटू v। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं पूछूं यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा यहाँ पे। पहले केसेस जैसा नहीं होगा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम हो, यहाँ पे एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी में लॉसेज होंगी। तो वो लॉस कैसे निकालोगे आप? वेल ये लॉस निकालने के लिए हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ m2v2 स्क्वायर दैट वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसकी। बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? तो बाद में काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए दैट इज हाफ m1 प्लस ऑफ m2 इंटू कैपिटल V स्क्वायर, ये हुआ अपने पास। तो दैट इज बेसिकली डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। इतना काइनेटिक एनर्जी उसने एक्चुअली में लॉस किया बिकॉज ऑफ दिस इनइलास्टिक कोलिशन। तो यहाँ पे अगर आप इसको मैथमेटिकली निकालोगे कि जो उसने काइनेटिक एनर्जी लूज़ किया तो मैग्नीट्यूड वाइज वो कितना हुआ, तो आप ऊपर से बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको V मिल जाएगा, यहाँ से V बेसिकली कितना मिलेगा आपको, देखो दैट इज़ नथिंग बट आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो दैट इज़ m1v1 प्लस ऑफ m2v2 दिस अपॉन वॉट m1 प्लस ऑफ m2, ये आपको V मिल गया। ये हमारे पास क्या हो गया? V हो गया। अब इस V को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस V के साथ, तो क्या निकल कर आएगा? वेल निकल कर आएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ m2v2 स्क्वायर ये, एंड माइनस ऑफ हाफ m1 प्लस m2 होगा अपने पास लाइक दिस, एंड इसका स्क्वायर कर दोगे तो m1v1 प्लस ऑफ m2v2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, इसको आपको पूरा होल स्क्वायर ऐसे करना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर करोगे तो एक m1 प्लस m2 एक m1 प्लस m2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक m1 प्लस ऑफ m2 बचेगा। और इस पूरे टर्म को फिर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो इसको सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी लॉस है वो कितना निकल कर आएगा? वेल उसको सॉल्व करने के बाद m1 m2 v1 माइनस ऑफ v2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m1 प्लस ऑफ m2, इतनी निकल कर आएगी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है बॉडी की, जो पूरे मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इनइलास्टिक कोलिशन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन, वो इतना निकल कर आएगा। तो यहाँ से आपको सीधा दिख रहा है कि m1 इज़ पॉजिटिव, m2 इज़ पॉजिटिव, दिस m1 प्लस ऑफ m2 अगेन पॉजिटिव बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, और v1 माइनस ऑफ v2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब पॉजिटिव। तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, मतलब क्या यहाँ पे पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है दैट इज एन एक्चुअल लॉस, दैट इज बेसिकली पॉजिटिव। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन के कारण इन दोनों बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुई है, वो बेसिकली पॉजिटिव है, वो एक मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव है। और उसको जो हम लिखेंगे वो बेसिकली ऐसे लिखेंगे m1 m2 v1 माइनस ऑफ v2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m1 प्लस ऑफ m2। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बेसिकली वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या इसको आप ई भी बोल सकते हो, स्मॉल ई। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, देखो मैंने अभी डिस्कस किया ही है इसको। हमने क्या देखा था? परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन के केस में देखा था दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो था अपने पास दैट वाज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हमने देखा था, दिस वाज द केस। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बेसिकली क्या था? v2 डैश माइनस ऑफ v1 डैश था, और इसको हमने किसके इक्वल देखा था? v1 माइनस ऑफ v2, अभी मैं बताया था। और सेकंड आप अगर इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन के केस में देखोगे तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, देखो बाद में जाके बॉडीज एक दूसरे को सेपरेट नहीं करती है बल्कि साथ में मूव करती है, मैं बता चुका हूँ, बाद में कॉमन वेलोसिटी से मूव करती है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो था दैट वाज v1 माइनस ऑफ v2 था हमारे पास, ये था अपने पास। तो जो फर्स्ट केस था दिस वाज परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, और जो सेकंड केस था दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन, ये हमने देखा था। अभी देखो एक्चुअल में जो कोलिशन होती है दैट इज बेसिकली नाइदर परफेक्टली इलास्टिक नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक, ये दोनों ही नहीं होता। तो एक्चुअल में कोलिशन क्या होता है? ना ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, ना ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होगा, उन दोनों के बीच में होगा। तो इसीलिए एक टर्म की बेसिकली फाइंडिंग की गई एंड दैट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसे लिखते हैं। और जो ई की वैल्यू है वो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, दैट इज बेसिकली दी वैल्यू ऑफ ई। तो ई जब एक्जैक्टली 0 होगा तो दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, और ई जब एक्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा तो दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। देखो कैसे, E0 कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगी, वो कब होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में। और E1 कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, मतलब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल। दैट इज वो केस कब होगा? जब बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होगी, तब E इज इक्वल टू 1 होगा। बाकी के केसेस में E 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। और जो E होगा बेसिकली वो दोनों ही बॉडीज की प्रॉपर्टी होगी, जो मटीरियल से बना है वो बॉडी, उन दोनों ही मटीरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मान लो कि ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, ये दोनों आपस में कोलाइड करेगी तो वो
इस बॉडी के मटेरियल पे भी ए के और बी बॉडी के मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गाइस। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बट इसकी ज़रूरत हमें न्यूमेरिकल्स में काफ़ी पढ़ने वाली है, तो आप इसको ध्यान से देखते हुए चलना, आप इसको याद कर लो बेसिकली। दैट इज ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो बेसिकली स्टडी किया था वो इलास्टिक कोलिशन इन वन डिमेंशन स्टडी किया था, और उसको मैं हेड ऑन कोलिशन भी बोल सकता हूँ, हेड ऑन कोलिशन। ये बेसिकली हेड ऑन कोलिशन का डेफिनेशन क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास बॉडी ए है और बॉडी बी है, लाइक दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। ये इससे जाके टकरा रही है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है और जो बेसिकली टकराने के बाद फोर्स का डायरेक्शन होगा, ए और बी में जब टक्कर होगी तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो सेम ही होगा। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है और जो फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन है जो कोलिशन के बाद बेसिकली लगेगा, कोलिशन के दौरान जो लगाएगा ए बॉडी बी बॉडी पे और बी बॉडी ए बॉडी पे, तो उस फोर्स का डायरेक्शन और उस इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन देखोगे तो वो जब सेम होगा तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिशन। दैट इज बेसिकली हेड ऑन कोलिशन। ऐसा जनरली वन डिमेंशनल कोलिशन के केस में होता है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे। बट एक दूसरी टाइप की भी कोलिशन डिस्कस करनी है मुझे, दैट इज इलास्टिक कोलिशन इन टू डिमेंशन। उसमें देखो क्या होगा, उसमें मान लो हमारे पास इनिशियल ऐसा कोई बॉडी है और एक कोई बी बॉडी है जो कि रेस्ट पे है, ऐसा मैं केस मान के चल रहा हूँ लाइक दिस। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे मैं अब मान रहा हूँ कि ये हेड ऑन कोलिशन नहीं है। मतलब बी पे जाके जो कोलाइड करेगा और जो फोर्स लगाएगा तो वो क्या करेगा, बी को इस डायरेक्शन में धकेलेगा और ए खुद इस डायरेक्शन में जाएगा लाइक दिस। ऐसा मैं मान रहा हूँ, अभी केस को मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो मैं बी की कोलिशन के बाद जब दिखाऊँ केस तो कुछ ऐसा होगा। देखो बी जो होगा यहाँ पे ऐसा होगा, और कोलिशन के बाद क्या होगा कि ए जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा और बी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर जाएगा। यहाँ पे ये बी होगा, ये ए होगा, ऐसा मान लो कोलिशन के बाद ऐसा लाइक दिस। और ये हमारे पास ऐसा एक्सिस होगा, तो इसको एक्स एक्सिस मान लो। तो यहाँ से ये मान लो एंगल थीटा बना रहा है और ये मान लो एंगल फाई बना रहा है, जिससे बी गया और जिससे ए गया ऐसा टकराने के बाद। तो ये जस्ट बिफोर कोलिशन वाला है यहाँ पे ये केस, और ये आफ्टर कोलिशन है, ये भी ऐसे गया इस डायरेक्शन में गया और इस यहाँ पे ऐसे कोलिशन हुई। तो ये देखो दो डायमेंशन में हो गया ना, क्योंकि अभी सिर्फ हम एक लाइन पे बात नहीं कर रहे, अभी ये एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं। अगर इसको एक्स और इसको वाई मान लो आप यहाँ पे, तो हम एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं, मतलब टू डायमेंशनल में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली इलास्टिक कोलिशन इन टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो चाहे कोलिशन वन डायमेंशन में हो चाहे कोलिशन टू डायमेंशन में हो, जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो दोनों ही केस में वैलिड है। बट यहाँ पे टू डायमेंशन के केस में मैं क्या करूँगा, जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो अलग अलग डिमेंशंस में अलग अलग तरीके से करूँगा। तो देखो सपोज करो कि इनिशियल जो वेलोसिटी थी जिससे ए जा रहा था वो बेसिकली यू हमारे पास था, ये कंसिडर करो। और जो बाद में वेलोसिटी हुआ वो सपोज करो कि इसका u1 हुआ और इसका u2 हुआ। जस्ट सपोज दैट b का जो है u2 हुआ और u का जो a का जो है वो u1 वेलोसिटी हुआ, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी जो a का था वो u था। तो यहाँ से अगर आप x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो सबसे पहले x डायरेक्शन में आपको इन वेलोसिटीज के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो a के वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा, us cos ऑफ थीटा, प्लस b के वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा, u2 cos ऑफ फाई, लाइक दिस। y डायरेक्शन में देखोगे तो क्या होगा, u1 साइन ऑफ थीटा, और इस केस में देखो ऐसा तो u2 साइन ऑफ फाई, लाइक दिस। बट यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसको आप पॉजिटिव y कंसिडर करोगे तो जो b की वेलोसिटी है वो माइनस ऑफ u2 साइन ऑफ फाई है। तो अभी x डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखोगे इन बेसिकली x डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ तो कितना होगा हमारे पास, वेल इनिशियली कितना है, इनिशियली x डायरेक्शन में ही है। तो मास अगर a का m1 लूँ और b का m2 लूँ तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दैट इज m1 u था इनिशियल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन द x डायरेक्शन, एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि b का तो इनिशियली रेस्ट पे था तो उसकी कोई मोमेंटम होगी नहीं, सिर्फ एक ही होगी, दैट इज m1 इंटू यू। और सिमिलरली बाद में देखा जाए तो अपने पास a का कितना हुआ, वेल m1 u1 cos थीटा हुआ प्लस ऑफ m2 u2 cos ऑफ फाई हुआ, ये हुआ अपने पास। सिमिलरली अगर आप y डायरेक्शन में देखोगे तो अपने पास क्या होगा, वेल y डायरेक्शन में इनिशियली जीरो था क्योंकि कोई भी a का वेलोसिटी जो है वो y डायरेक्शन में ही था और b तो रेस्ट पे ही था। तो उसके बाद ये क्या होगा, दैट इज नथिंग बट m1 u1 साइन ऑफ थीटा एंड दैट इज माइनस ऑफ m2 u2 साइन ऑफ फाई, ये होगा हमारे पास। तो ये इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन 2 हो गया। एक और इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी, वेल आप काइनेटिक एनर्जी को देखो, क्योंकि देखो इलास्टिक कोलिशन इन टू डायमेंशन है, परफेक्टली इलास्टिक ले रहा हूँ, तो अगेन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी। कंजर्व इन द सेंस ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीच के सारे ही टाइम पे सेम काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं, कंजर्व मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ऐसा नहीं है कि बीच की आप किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ले लिया उसको इनिशियल और फाइनल से इक्वेट कर दिया, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली नॉट कंजर्व्ड
बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। टोटल एनर्जी कंजर्व होगा यहाँ पे, क्योंकि बीच में जो एनर्जी वो थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अगर आप टोटल एनर्जी लेते हुए चलोगे तो वो कंजर्व होगा, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी आर गोइंग टू बी इक्वल। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वेल हाफ m1 u स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये होगा अपने पास थर्ड इक्वेशन, दैट इज बेसिकली थर्ड इक्वेशन। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, m1 u स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 u1 स्क्वायर प्लस ऑफ m2 u2 स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशंस आया। अभी ऐसे क्वेश्चंस में देखो जनरली क्या क्या नोन है हमारे पास, m1 नोन है, m2 नोन है एंड u नोन है। ये 3 चीज़ हमारे पास जनरली नोन होती है। तो अननोन क्या क्या है हमारे पास, अननोन है u1 u2 थीटा एंड फाई। ये 4 चीज़ हमारे पास अननोन है और 3 चीज़ हमारे पास नोन है। बट ये 4 अननोन है और इक्वेशन हमारे पास 3 है, इनडिटर्मिनेट है। मतलब इनडिटर्मिनेट हो गया, मतलब आप 4 अननोन्स को 3 इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते। सो दिस इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अनलेस एंड अनटिल आपको कोई अननोन गिवन है। तो कोई अननोन या तो एक थीटा आपको गिवन होना चाहिए या फिर एक वेलोसिटी गिवन होनी चाहिए, ऐसा कुछ गिवन होगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वरना ये इनसॉल्वेबल है। तो यहाँ से ये पता चल गया हमें कि दिस इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस आर बेसिकली इनडिटर्मिनेट अनलेस एंड अनटिल एक कोई आपको एक्स्ट्रा अननोन देनी पड़ेगी, जैसे थीटा दे दो या फाई दे दो या u1 दे दो या u2 दे दो, ऐसा तब जाकर आप फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज फाइंड नहीं कर सकते। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। तो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी जो मैं थियोरेटिकली डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा और वो लास्ट टॉपिक क्या है, इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्सेज। तो इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्सेज की बात तब आती है जब कोई भी फोर्स जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप क्रिकेट में देख सकते हो। जब कोई भी क्रिकेटर या बेसिकली बैट्समैन बोलो, जब बॉल को हिट करता है तो जो बैट और बॉल के बीच में कांटेक्ट टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, बट बॉल पे जो फोर्स लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो वो बेसिकली क्या है, बैट जो है वो बॉल पे इम्पल्स लगा रहा है विद द हेल्प ऑफ बैट्समैन। बैट्समैन ये फोर्स लगा रहा है और वो ऐसा फोर्स लगा रहा है कि बहुत कम टाइम में कांटेक्ट होने के बावजूद बैट से बॉल को वो बॉल पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग रही है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स, और जो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम है दैट इज बेसिकली इम्पल्स, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो इसको आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी देख सकते हो। वेल कैसे देख सकते हो, देखो सबसे पहले मैं मैथमेटिकली ऐसे लेता हूँ। सपोज करो P2 इज द फाइनल मोमेंटम एंड P1 इज द इनिशियल मोमेंटम। तो इसको आप अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dp वेक्टर ऐसा, एंड दैट इज फ्रॉम P1 टू P2 ऐसा लिख सकते हो। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे ऐसा लिखकर dp वेक्टर अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाई dt, और इसको t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक लिख दोगे तो दैट इज dp वेक्टर अपॉन dt इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स वेक्टर। तो फोर्स डॉट dt ऐसा लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट t1 टू t2 ऐसा। तो ये जो टर्म आया अपने पास निकल कर दैट इज बेसिकली इम्पल्स, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। और जो ये फोर्स है हमारे पास दैट इज f वेक्टर, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज नथिंग बट इम्पल्सिव फोर्स। ये इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं हम इसको। तो ये फोर्स बेसिकली आप जैसा मैंने बताया कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पे लगता है, मतलब टाइम जहाँ पे आ गया वहाँ पे ये फोर्स है इम्पल्सिव फोर्स। अगर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लग रहा है और वो मोमेंटम में एक बड़ा चेंज ला रहा है, देन दैट इज बेसिकली इम्पल्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। तो ये इम्पल्स बेसिकली किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू दी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, यहाँ से आपको दिख रहा है। इन दोनों को अगर आप डायरेक्ट ऐसे कंपेयर करो तो आपको दिख रहा है इम्पल्स इज इक्वल टू। तो गाइज अगर मैं इसको ग्राफिकली बताऊं यहाँ पे, तो हम एक फोर्स और टाइम के बीच में मान लो ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस वी आर हैविंग फोर्स एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी आर हैविंग टाइम। तो सपोज करो दिस इज द ग्राफ, ऐसा सपोज करो। अभी देखो ये जो इम्पल्सिव फोर्स होगा वो ऐसा तो नहीं है कि यूनिफॉर्मली ही लगेगा हमेशा। जो इनिशियल से फाइनल टाइम के बीच में, चाहे वो टाइम कितना भी छोटा हो, टाइम नो मैटर कितना भी स्मॉल हो, बट इनिशियल टाइम से लेकर फाइनल टाइम तक जो फोर्स रहेगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो एक्चुअली वेरी करेगा इन मैग्नीट्यूड। तो उस फोर्स को ऐसा मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि वो वेरी कर रहा है फ्रॉम द इनिशियल टाइम से t1 टू फाइनल टाइम से t2, जब तक वो कांटेक्ट में है। तो वो जो इम्पल्सिव फोर्स है हमारे पास, उसको अगर आप t1 से t2 टाइम के बीच में लगाओ किसी भी बॉडी पे, जैसे मैंने बैट और बॉल का एग्जाम्पल लिया, तो उसको कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं इन दी FT ग्राफ। और जब उस FT ग्राफ का आप ये एरिया निकालोगे तो दैट विल बेसिकली गिव यू द इम्पल्स, वो आपको इम्पल्स देगा, दैट इज द एरिया अंडर द FT कर्व। और ये इम्पल्स बेसिकली किसके बराबर होगा, दैट इज नथिंग बट फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। और ये मोमेंटम कौन सा है, लीनियर मोमेंटम है। तो ये आप ऐसे, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब FT कर्व को डायरेक्ट आप ऐसे रिलेट कर सकते हो विद द इम्पल्स। FT कर्व के अंदर जो एरिया आएगा दैट विल बेसिकली गेट यू द इम्पल्स,
और वो इम्पल्स कुछ और नहीं बल्कि ये p फाइनल माइनस ऑफ p इनिशियल के बराबर होगा, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ से मैंने दिया। तो गाइस ये अब बस मैं यहाँ पे एंड करता हूँ इस लेक्चर को, क्योंकि यही लास्ट टॉपिक था इस सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन चैप्टर का, जो कि चैप्टर नंबर 9 है फ्रॉम एच.सी. वर्मा। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 4 लेक्चर्स मैंने थ्योरी के कवर किए हैं वो आप ध्यान से देखोगे और एक नहीं बल्कि 2-3 बार देखोगे और उसके आप वैल्यूएबल नोट्स भी बनाओगे। क्योंकि गाइज अगर आप नोट्स बनाओगे वैल्यूएबल इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर, जहाँ पे आपको थोड़े भी डाउट है, तो एग्जाम्स के टाइम पे आप उसको रिवाइज करके काफ़ी वक्त बचा सकते हो और एग्जामिनेशंस में गलती होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे वैसे करके। तो गाइज इसलिए आप इन चारों लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से देखो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आऊँगा। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस लूँगा, फिर इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस लूँगा और उसके बाद जाकर एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करेंगे, दैट इज जेईई मेंस, जेईई एडवांस, जैसा मैं करते आया हूँ। तो गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं एक्सरसाइज लेक्चर्स डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।